हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेशन। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने उत्सर्जन की स्टडी की है और आज कुछ और स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप यह बताओ कि जीव अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रकार से करते हैं। वह कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। चलो गेस करो। चलो मैं बता देती हूँ कि वह प्रक्रिया जनन है। जनन के द्वारा ही जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी जनन के द्वारा जीव अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, है ना। अब जैसे आप देख लो, इंसान का बच्चा बिल्कुल इंसान जैसा ही दिखता है, शेर का बच्चा बिल्कुल शेर जैसा ही दिखता है। तो यह किस प्रकार से होता है? यह जनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जीव अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। पृथ्वी पर जब से जीवों का विकास हुआ है, तब से जीव जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। और जब यह संतान वृद्धि करते हैं और फिर पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, फिर वह जनन के योग्य हो जाते हैं। फिर इनमें जनन की प्रक्रिया होती है, फिर इनकी संतान उत्पन्न होती है, फिर उनमें वृद्धि होती है और फिर वह जनन के योग्य होते हैं, फिर उनकी संतान उत्पन्न होती है। तो इस तरह से लगातार जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं और जनन के प्रक्रिया के द्वारा ही जीव अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखते हैं। तो जनन के बारे में जो बेसिक बातें हैं वह तो आपने जान ली। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो बच्चों, सबसे पहले जनन यानी रिप्रोडक्शन की परिभाषा देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाता है। तो जनन की परिभाषा भी यही कहती है कि जिस प्रक्रम के द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं वह जनन कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंसान के बच्चे बिल्कुल इंसान जैसे ही दिखते हैं, है ना। आप किसी पक्षी को ले लो, जैसे कोयल, तो कोयल का बच्चा कैसा दिखता है? बिल्कुल कोयल की तरह। उसी तरह से आप किसी प्लांट को ले लो, जैसे आप आम का पौधा ले लो। आम के अंदर जो गुठली होती है, उसे अगर आप जमीन में बो देते हो तो उससे जो पौधा निकलता है वह भी बिल्कुल आम के पौधे जैसा दिखता है। आप इसी तरह से गुलाब का पौधा ले लो या कोई भी पौधा ले लो या किसी भी जीव को ले लो, तो उनकी जो संतान होती है वह बिल्कुल उनकी तरह ही होती है, यानी अपने पेरेंट्स की तरह होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनन जीवों का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो बच्चों, इतना तो आप जानते ही हैं कि सजीवों के मुख्य लक्षण में जनन भी एक लक्षण शामिल है और इसी जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर जनन की प्रक्रिया ना हो तो फिर जीवों की संख्या में वृद्धि भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जीवों के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है। अगर जीव अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा, यानी उनकी संख्या धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल वह जीव लुप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परिरक्षण करता है, यानी जनन ही वह मुख्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बना के रखता है। अगर मान लो मनुष्य जाति में जनन की क्रिया ना हो तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि पृथ्वी पर से मनुष्य जाति का नामो निशान मिट जाए। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है ना। जब मनुष्य की संख्या में ही वृद्धि नहीं होगी तो हो सकता है मानव जाति इस पृथ्वी पर से पूर्णतः लुप्त हो जाए। इसलिए किसी भी जाति को बना के रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जनन की प्रक्रिया हो। जनन की प्रक्रिया के अभाव में जीव अपनी जाति का परिरक्षण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? जनन डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन एवं अन्य कोशिकीय संगठन का सृजन करता है। बच्चों, यह थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पर डिफिकल्ट है नहीं, आप घबराना नहीं, मैं समझा रही हूँ। तो सबसे पहले डीएनए प्रतिकृति को समझ लेते हैं ताकि ये सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ सके। डीएनए प्रतिकृति को आप इस तरह से समझो जैसे डीएनए की फोटोकॉपी बन गई। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करवाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सेम उसके जैसा एक और प्रति तैयार हो जाता है। फोटोकॉपी में ऐसा ही होता है ना। तो उसी तरह से डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है, यानी जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जो ओरिजिनल डीएनए है तो उसके जैसा ही एक और डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब आप जानना चाहोगे कि
एक और डीएनए बनाकर करेंगे क्या? तो डीएनए की एक और कॉपी बनाकर करते क्या है, उसे किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है यह जानते हैं। जनन की क्रिया में नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो जिस नए जीव की उत्पत्ति हुई है उसमें भी डीएनए चाहिए होगा ना, क्योंकि डीएनए के अभाव में नए जीव में आनुवंशिक गुण कहाँ से आएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डीएनए ही आनुवंशिक गुणों का वाहक है। तो आनुवंशिक गुण नए जीव में ट्रांसफर हो सके, इसके लिए डीएनए की प्रतिकृति नए जीव को उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक होता है। नए जीव को डीएनए की प्रतिकृति ही नहीं उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि अन्य कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है। जो नए जीव होते हैं उनमें अन्य कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है, ताकि नए जीव में विभिन्न जैव प्रक्रमों का संचालन हो सके और उनका अनुरक्षण हो सके। यानी जो भी क्रियाएं पेरेंट बॉडी में हो रही है वो सारी क्रियाएं जिस नए जीव की उत्पत्ति हुई है उस जीव में भी वो सारी क्रियाएं होंगी। तो इसके लिए डीएनए की प्रतिकृति के साथ साथ अन्य कोशिकीय संरचनाओं का सृजन आवश्यक होता है और यह जनन की प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी है। और बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी मैं वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे और हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्लास मिस हो जाए। इसलिए बिना देर किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। तो चलिए जानते हैं जनन के प्रकार के बारे में। जीवों में जनन मुख्यतः दो तरीकों से संपन्न होता है। पहला है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों को बारी बारी से स्टडी करेंगे, लेकिन आज मेनली अलैंगिक जनन पर ही फोकस करेंगे। लैंगिक जनन के बारे में दूसरे वीडियो में स्टडी करेंगे। आपको समझने में आसानी हो और हर टॉपिक को मैं माइन्यूटली स्टडी करवा सकूं, इसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं। तो आज का वीडियो मेनली अलैंगिक जनन के लिए है। अलैंगिक जनन बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अलैंगिक यानी जिसमें लिंग की अनिवार्यता ना हो। यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, लिंग यानी मेल और फीमेल का होना अनिवार्य नहीं होता है। तो आप जानना चाहोगे कि फिर जनन की प्रक्रिया होगी कैसे। बच्चों, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति यानी सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है। यानी इस प्रकार के जनन में सिर्फ एक इंडिविजुअल ही पार्टिसिपेट करेगा, मेल और फीमेल की जरूरत इस प्रकार के जनन में नहीं होती है। आगे डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। अब आते हैं दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक दैट मीन्स कि इसमें दोनों लिंगों का पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होता है। लैंगिक का मतलब ही है कि इस प्रकार के जनन में दोनों लिंगों का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, यानी नर एवं मादा दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल से जानते हैं। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती हैं, यानी ये अपने पेरेंट्स के समान ही होती हैं। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संगलन यानी फ्यूजन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मकों का संगलन ही नहीं होता है, यानी युग्मकों का फ्यूजन ही नहीं होता है, तो फिर निषेचन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, है ना। अब आप जानना चाहोगे कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन में नर एवं मादा युग्मकों का संगलन यानी फ्यूजन होता है। नर एवं मादा युग्मकों का संगलन यानी फ्यूजन ही निषेचन कहलाता है। तो नर एवं मादा युग्मकों का यहाँ पर संगलन हो ही नहीं रहा है, तो निषेचन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह आनुवंशिक गुणों में अपने जनकों के समान नहीं होती है, वह आनुवंशिक गुणों में बिल्कुल अपने जनकों के समान ही होती है। नेक्स्ट क्या है, इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यक्ति ही भाग लेता है, यानी कोई एक व्यक्ति यानी कोई एक इंडिविजुअल ही ऐसे जनन में भाग लेता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें नर एवं मादा का होना अनिवार्य नहीं है, तो इस प्रकार के जनन में सिर्फ एक व्यक्ति ही भाग लेता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। जब इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही भाग लेता है, में युग्मक अर्थात शुक्राणु जो कि नर युग्मक से आते हैं और अंडाणु जो मादा युग्मक से आते हैं, इसकी
आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस या असमसूत्री कोशिका विभाजन यानी एमाइटोसिस होता है। तो बच्चों, इस प्रकार के जनन में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है वह कौन सी होगी, समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस किसे कहते हैं, माइटोसिस में जब कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है। उसके बाद जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तो फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस हो गई माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में। वहीं दूसरी ओर एमाइटोसिस यानी असमसूत्री विभाजन में क्या होता है, यह जो प्रक्रिया है एमाइटोसिस की, यह माइटोसिस से थोड़ी भिन्न है। इसमें क्या होता है कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका यानी जीव का शरीर बीचों बीच दो भागों में बट जाता है, यानी कोशिका का विभाजन खंडन की क्रिया के द्वारा होता है। जीव का शरीर खंडित हो जाता है दो भागों में या दो से अधिक भागों में, और फिर दोनों ही भागों में अपना अपना केंद्रक भी होता है, क्योंकि केंद्रक भी बीचों बीच डिवाइड होता है। तो एमाइटोसिस में क्या हो रहा है कि जीवों का शरीर खंडन की क्रिया के द्वारा दो भागों में बंट रहा है, और इस प्रोसेस में केंद्रक का भी खंडन हो रहा है, और जो नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसमें भी एक अपना केंद्रक होता है। तो यह हो गई एमाइटोसिस की बातें। तो यह जो प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की, इसमें जीव ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, और यह जो जनन की प्रक्रिया है वह बहुत तीव्र गति से होती है, यानी तीव्र गति से कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। अलैंगिक जनन मुख्यतः निम्न कोटि के जंतुओं एवं पौधों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका शरीर जटिल नहीं होता है। इस प्रकार के जनन में मुख्यतः संतानों की उत्पत्ति की जाती है ताकि तीव्र गति से अपनी संख्या में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां शामिल है। अलैंगिक जनन की मुख्यतः 4 विधियां हैं। पहला है विखंडन यानी फिशन, दूसरा मुकुलन यानी बडिंग, तीसरा पुनर्जनन यानी रीजनरेशन, चौथा बीजाणुजनन यानी स्पोर फॉर्मेशन, इसे स्पोरुलेशन भी कहते हैं। तो चारों की बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विखंडन यानी फिशन। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, जैसे अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, युगलिना आदि। विखंडन में क्या होता है, कोई जीव खंडित होकर 2 या अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, उसी प्रोसेस को विखंडन कहा जाता है। और विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुजात कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखें कि विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहते हैं। विखंडन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहला है द्विखंडन, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं, और दूसरा है बहुखंडन, जिसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो पहला है द्विखंडन या इसे द्विविभाजन भी कहते हैं, यानी बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि यानी एक इंडिविजुअल से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई जीव खंडित होकर 2 भागों में बंट जाती है, यानी कोई एक जीव है, उसमें अगर खंडन की प्रक्रिया हो तो वह 2 भागों में बंट जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल है वह खंडित होकर 2 भागों में बंट जा रही है, यानी 2 का निर्माण हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे द्विखंडन कहेंगे। इनके एग्जाम्पल्स हैं एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, युगलिना, ईस्ट आदि। ये सारे एक कोशिकीय जीव हैं, यानी इन सारे जीवों की शरीर की संरचना एक ही कोशिका के द्वारा हुई है। तो यह जो सारे जीव हैं एक कोशिकीय जीव, उनमें इसी प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। बच्चों, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में कोशिका या शरीर का 2 बराबर भागों में विभाजन हो जाता है। एक कोशिकीय जीव में क्या है कि एक ही कोशिका का बना हुआ शरीर है, तो इनमें जब विभाजन की प्रक्रिया होगी तो शरीर 2 समान भागों में बंट जाता है। जैसे
आपके सामने एग्जाम्पल है अमीबा का। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं, यह अमीबा का डायग्राम है। और इस दूसरे डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि अमीबा के शरीर के बीचों बीच एक धंसाव प्रारंभ हो गई है। तीसरे डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि अमीबा के शरीर में तो धंसाव शुरू हो ही गया है और इसके केंद्रक में भी विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि यह धंसाव केंद्रक में भी स्टार्ट हो गया है। और इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि अमीबा का शरीर दो भागों में बट रहा है और दोनों ही भागों के पास अपना अपना केंद्रक मौजूद है। और जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तो उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य का एक आवरण बन जाता है। और ये जो फाइनल डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि अमीबा दो भाग में खंडित हो गया है। एक भाग यह है और दूसरा भाग यह है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, अमीबा का शरीर खंडित होकर दो बराबर भागों में बट रहा है और दोनों के पास अपना अपना केंद्रक भी है और केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण भी है। तो बच्चों, आपने यह देख लिया कि अमीबा में किस प्रकार से द्विखंडन की प्रक्रिया हो रही है। इसी प्रकार से एक कोशिकीय जीव जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु इत्यादि में भी द्विखंडन की प्रक्रिया होगी। उसमें भी क्या होगा, किसी भी जीव के शरीर के बीचों बीच खंडन की शुरुआत होगी और इस खंडन की प्रक्रिया में केंद्रक का भी विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो दोनों केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण बन जाता है और फाइनली दो अनुजात कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया सभी एक कोशिकीय जीवों में देखी जाती है। अब जानेंगे बहुखंडन के बारे में। अब बहुखंडन में क्या होता है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। इसमें क्या होगा, कोई एक व्यष्टि यानी कोई एक इंडिविजुअल किसी कारण से खंडित होकर अनेक व्यष्टियों का निर्माण करता है, यानी दो से अधिक व्यष्टियों का निर्माण होता है, तो वह बहुखंडन कहलाता है। इसमें कोई जीव खंडित होकर बहुत सारे जीवों का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। बच्चों, यह जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं वह अमीबा में होने वाले बहुखंडन को दिखाया गया है कि अमीबा में किस प्रकार से बहुखंडन की प्रक्रिया हो रही है। यह अमीबा का डायग्राम है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसके अंदर केंद्रक है। बच्चों, एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी और निम्न कोटि के शैवाल, इन एक कोशिकीय जीवों को जब प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो इनकी सुरक्षा के लिए इनके ऊपर एक मोटी कड़ी भित्ति बन जाती है जिसे सिस्ट या पूटी कहते हैं। यह जो एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं, यह अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं और इस सिस्ट के अंदर केंद्रक का विभाजन होता रहता है और कई संतति केंद्रक का निर्माण होता है। जैसा कि आप सेकेंड डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सिस्ट के अंदर केंद्रक का विभाजन हो रहा है और बहुत सारे संतति केंद्रक का निर्माण हो रहा है। जब केंद्रक बार बार विभाजित होकर संतति केंद्रक का निर्माण कर रहे हैं तो इन संतति केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण तैयार हो जाता है और इस प्रकार से सिस्ट यानी पूटी के अंदर बहुत सारे संतति कोशिका यानी डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब यह सिस्ट फट जाता है और इसके अंदर जो संतति कोशिकाएं हैं वह निकलकर बाहर आ जाती है। जैसा कि आप थर्ड डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अनुकूल परिस्थितियों के आने पर यह सिस्ट फट जाती है और इसके अंदर जितने भी डॉटर सेल्स हैं यानी संतति कोशिकाएं हैं वह बाहर निकल आती है और यह जो संतति कोशिकाएं बाहर निकल कर आती हैं उनमें वृद्धि होती है और यह विकसित होकर अनुजात जीव को जन्म देते हैं। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि एक व्यष्टि से बहुत सारी अनुजात जीवों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी खंडन की प्रोसेस को बहुखंडन कहते हैं। तो बच्चों, बहुखंडन में हमने क्या देखा कि कोई एक व्यष्टि है। अब कोई एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम या कोई निम्न कोटि का शैवाल, इनमें क्या होता है कि यह जीव चूंकि बहुत सरल होते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल नहीं पाते हैं। तो
प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने बचाव के लिए क्या करते हैं कि अपने ऊपर एक मोटी करी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, जिसे सिस्ट या पुटी कहते हैं। और इसके अंदर केंद्रक लगातार विभाजित होता रहता है। केंद्रक के लगातार विभाजित होने से बहुत सारी संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और बच्चों, जब बहुत सारी संतति केंद्रक का निर्माण होता है तो केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण भी बन जाता है। तो इस प्रकार से एक सिस्ट के अंदर बहुत सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यह सिस्ट फट जाता है और इसके अंदर जो बहुत सारे संतति कोशिकाएं हैं वह निकलकर बाहर आ जाती है और उनमें वृद्धि होती है और विकसित होकर वह नए अनुजात जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बहुखंडन में आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप इजी वे में समझ गए। बच्चों, अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता हो तो इसी के साथ आप जल्द से जल्द मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलो फटाफट सब्सक्राइब करो। बच्चों, फ्री में आपको अच्छी खासी स्टडी मटेरियल मिल रही है, तो क्यों नहीं आप इसका लाभ उठाते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप इसका फायदा उठाएं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, अब जानते हैं अलैंगिक जनन की दूसरी विधि मुकुलन यानी बडिंग के बारे में। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। इस विधि में जीव के शरीर से एक उभार निकलता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। तो सारी कहानी इसी बड से रिलेटेड है। बच्चों, मुकुलन के प्रोसेस में एक्चुअली होता यह है कि किसी जीव, वह जीव एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है, तो किसी जीव के शरीर से एक प्रवर्ध या उभार निकलता है। यह उभार शरीर के किसी भी हिस्से से निकल सकता है और यह उभार एक या अधिक भी हो सकता है। इसी उभार या प्रवर्ध को मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं। यह बड जैसा होता है इसलिए इसका नाम बड है। इसके साथ साथ ही केंद्रक में भी विभाजन होता है, और जो मुकुल या बड बना है उसमें एक केंद्रक ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि नए जीव की उत्पत्ति होनी है तो उसमें भी तो केंद्रक चाहिए ना। तो इसलिए जो प्रवर्ध या उभार निकला है उसमें भी एक केंद्रक ट्रांसफर हो जाता है। और जब यह मुकुल या बड परिपक्व हो जाता है तो यह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में सक्षम होता है, क्योंकि यह अपने आप में परिपूर्ण होता है। यह अपने आप में परिपूर्ण होता है तभी तो यह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में सक्षम होता है। तो इसको बारी बारी से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि हमारी समझ बन सके। बच्चों, यह जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं वह इष्ट में मुकुलन को दर्शा रहा है। इष्ट एक कोशिकीय जीव है तो उसमें मुकुलन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है वह यह डायग्राम अच्छी तरह से दर्शा पा रहा है। जैसा कि आप डायग्राम 1 में देख पा रहे हैं कि यह इष्ट सेल है, यानी इष्ट कोशिका है। इष्ट चूंकि एक कोशिकीय जीव है तो इष्ट का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। अब नंबर 2 डायग्राम में क्या है, इष्ट के शरीर के किसी भाग से एक कंद रूपी यानी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उभार निकला है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को ही बड या प्रवर्ध कहते हैं। यह जो उभार आप देख पा रहे हैं फिगर नंबर 2 में, उसे ही प्रवर्ध या कलिका कहते हैं या मुकुल कहते हैं। अब नंबर 3 डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि इस मुकुल में एक केंद्रक का निर्माण हो गया है। यानी जब सेल डिवीजन हो रही है तो इस प्रक्रिया में यानी इष्ट के बॉडी में क्या हो रहा है कि केंद्रक विभाजित हो रहा है। केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक में बंट जा रहा है। एक केंद्रक जो ओरिजिनल बॉडी है उसमें रहती है और एक केंद्रक जो मुकुल या बड है उसमें ट्रांसफर हो जा रही है। तो 3rd डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो मुकुल है उसमें भी एक केंद्रक ट्रांसफर हो गई है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बल्ब या एक ही मुकुल की रचना हो, ऐसी बहुत सारी मुकुल की रचना हो सकती है।
जैसा कि आप नेक्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं। डायग्राम नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं कि एक चेन सी बन गई है बर्ड्स की, और हर बर्ड में यानी हर मुकुल में एक एक केंद्रक है। और यह मुकुल जब विकसित हो जाते हैं तो ओरिजिनल बॉडी से यह विलग होकर स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होते हैं, और यह जो नए इष्ट का निर्माण हुआ है वह अपने आप में परिपूर्ण होता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके। तो बच्चों, यह हमने देख लिया कि किस प्रकार से इष्ट में मुकुलन हो रही है। यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इष्ट के शरीर के किसी भी भाग से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है यानी उभार निकलती है, और केंद्रक में विभाजन होता है। एक केंद्रक ओरिजिनल बॉडी पास रहती है और दूसरी केंद्रक जो उभार निकली है उसमें ट्रांसफर हो जाती है, ताकि जब नए जीव की उत्पत्ति हो तो उसमें भी केंद्रक मौजूद रहे। तो इसलिए मुकुल यानी बर्ड में केंद्रक ट्रांसफर हो जाते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बल्ब का निर्माण हो या एक ही मुकुल का निर्माण हो। बहुत सारे चेन जैसी रचना भी बन सकती है, बहुत सारे यानी बर्ड्स बन सकते हैं, और हर बर्ड्स या मुकुल में एक केंद्रक पाई जाती है। और जब यह बर्ड्स मैच्योर हो जाते हैं तो ओरिजिनल बॉडी यानी जो पेरेंट बॉडी होती है उससे विलग होकर स्वतंत्र रूप से यह जीवन यापन करने लगती है। तो एक कोशिकीय जीव इष्ट में मुकुलन आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब जानेंगे बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन किस प्रकार से होती है। तो बच्चों, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह है हाइड्रा। कुछ बहुकोशिकीय जीवों में भी मुकुलन की प्रोसेस होती है, जैसे हाइड्रा, स्पॉन्ज आदि। तो बच्चों, स्क्रीन पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं वह है हाइड्रा की डायग्राम। हाइड्रा में मुकुलन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। हाइड्रा की शरीर भित्ति से एक उभार निकल आता है। इस उभार को बर्ड या मुकुल कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम 1 में देख पा रहे हैं कि हाइड्रा के शरीर से एक छोटी सी उभार निकली है, उसे ही बर्ड या मुकुल कहेंगे, है ना। उसके बाद इस मुकुल में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। जैसा कि आप डायग्राम 2 में देख पा रहे हैं कि हाइड्रा के शरीर से जो यह उभार निकली है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, और इस मुकुल में जनक के शरीर की तरह ही सारी रचनाएं बनने लगती हैं। और बच्चों, यह जो मुकुल है वह छोटा सा बेबी हाइड्रा जैसा दिख रहा है, क्योंकि उसमें जनक के सारी रचनाओं का निर्माण हो चुका है। इस मुकुल में वृद्धि होती है, और जब यह मुकुल पूर्णतः विकसित हो जाता है तब यह अपने पेरेंट बॉडी से विलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने में सक्षम होता है। जैसा कि आप नेक्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मुकुल में वृद्धि हो गई है और यह एक विकसित हाइड्रा बन चुका है, और यह अब क्या होगा, अपने पेरेंट बॉडी से विलग हो जाएगा और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगेगा। तो हाइड्रा में जिस प्रकार से मुकुलन की प्रोसेस हो रही है उसी तरह से स्पॉन्ज में भी होगी, है ना। तो हाइड्रा में मुकुलन की प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रा की शरीर भित्ति से कहीं से भी एक उभार निकलती है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। मुकुल में वृद्धि होती है। जब यह पूर्णतः विकसित हो जाते हैं तो यह अपने जनक से विलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने जान लिया मुकुलन एकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से हो रहा है और बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से हो रहा है। बच्चों, अब जानेंगे अलैंगिक जनन की तीसरी विधि पुनर्जनन यानी रीजनरेशन के बारे में। इसे फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं यानी अपखंडन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया इत्यादि। इनमें इसी प्रकार से यानी पुनर्जनन की विधि से ही जनन की प्रक्रिया होती है। बच्चों, इसमें होता क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुनर्जनन यानी फिर से जनन, इसे अपखंडन भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में एक्चुअली जब किसी जीव का शरीर किसी कारणवश अगर खंडित हो जाता है, मान लो कोई एक जीव है उसका शरीर 4 या 5 भागों में खंडित हो गया, तो अब यह जो 4 या 5 भाग है तो चारों या पांचों भाग पूर्ण रूप से एक नए जीव का निर्माण करेगा, यानी 4 या 5 नए जीव का निर्माण हो गया।
कोई भी एक जीव किसी कारण से खंडित होता है यानी टूटता फूटता है, तो उससे वह जितने भागों में खंडित होता है उतने नए जीव का निर्माण हो जाता है। यह है ना बहुत इंटरेस्टिंग। बच्चों, इससे रिलेटेड मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने बचपन में सुनी थी। एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। उसको एक वरदान प्राप्त था और वह वरदान यह था कि उसके शरीर का रक्त का एक बूंद भी जहाँ गिरेगा वहां पर एक नया रक्तबीज नामक राक्षस पैदा हो जाएगा। तो इस राक्षस को मारना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि जब भी उसे कोई मारने जाता था तो उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती थी तो उससे एक नए रक्त बीज की उत्पत्ति हो जाती थी। अगर उसके शरीर का 1000 बूंद रक्त धरती पर गिर गया तो हर राक्षस पैदा हो गए। तो इस तरह से उसको मारना कठिन होता गया। तो खैर कोई बात नहीं, यह कहानी मुझे को रिलेटेड लगी इसलिए मैंने यहाँ पर सुना दी, ताकि आपको याद रहे पुनर्जनन में होता क्या है। जिस तरह से वह रक्त बीज के शरीर का रक्त जहाँ जहाँ गिरता था वहाँ वहाँ नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था, उसी तरह से पुनर्जनन या अपखंडन में क्या होता है कि कोई एक जीव जितने टुकड़ों में बंटता है खंडित होकर, उतने नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है ना, कोरिलेटेड और इंटरेस्टिंग भी। आई होप कि इस कहानी के जरिए आप पुनर्जनन या अपखंडन को अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तब कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। बच्चों, आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं वह प्लेनेरिया में पुनर्जनन या अपखंडन को दर्शा रहा है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो कि पहले डायग्राम में क्या है, एक प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया या स्पाइरोगारा। इसमें इसी तरह से अपखंडन की प्रक्रिया के द्वारा ही जनन होती है। तो मैं आपको प्लेनेरिया के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। पहले डायग्राम में क्या है कि एक प्लेनेरिया है, और अब दूसरे डायग्राम में देखो कि यह 3 भागों में खंडित हो चुका है। प्लेनेरिया मान लो चलते फिरते कहीं गिर पड़ गया हो या किसी कारणवश यह 3 भागों में खंडित हो गया है। अब थर्ड डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो कि प्लेनेरिया जो कि 3 भागों में खंडित हुआ था, यह तीनों भाग अलग अलग प्लेनेरिया में डेवलप हो चुका है। यानी एक प्लेनेरिया खंडित हुआ था 3 भाग में, और तीनों भाग ने अपने खोए हुए भाग को प्राप्त कर लिया। जो खंडित भाग थे उन्होंने नए जीव का निर्माण कर लिया। तो प्रत्येक खंडित भाग से एक एक नए जीव का निर्माण हुआ है, और फिर यह प्लेनेरिया ग्रो करता है और इंडिविजुअली जीवन यापन करने लगता है। तो बच्चों, पुनर्जनन या अपखंडन समझना तो और भी आसान हो गया है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने लायक। कोई एक जीव किसी प्रकार से खंडित होता है और वह जितने भाग में खंडित होता है उतने नए नए जीव बन जाते हैं। वेरी सिंपल। बच्चों, अब जानेंगे अलैंगिक जनन की चौथी विधि यानी बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन, या इसे स्पोरुलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु धानियों में बनते हैं जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। और इस प्रकार का अलैंगिक जनन किन में होता है, जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में होता है। बच्चों, बीजाणु जनन को समझना और भी आसान है। आप ब्रेड खाते हो ना, तो ब्रेड तब तक ही खाते हैं जब तक एक्सपायर नहीं होता। एक्सपायरी डेट के बाद ब्रेड का क्या हाल होता है, चलो बताओ कि क्या हाल होता है। यस, उसमें फंगस लग जाता है, यानी कवक लग जाता है उसमें, जिसके कारण वह खाने लायक नहीं होता, इसलिए तो उसे नहीं खाते हैं। तो बच्चों, आप यह बताओ कि उस ब्रेड को क्या कहते हैं जिसमें फंगस लग चुके हैं। उस ब्रेड को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और जब आप इस ब्रेड मोल्ड को यानी फंगस लगे हुए ब्रेड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तब आपको कैसा दिखेगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा दिखेगा। माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब आप जानना चाहोगे कि यह डायग्राम किसका है। यह डायग्राम यह दर्शाता है कि राइजोपस में किस प्रकार से बीजाणु जनन की प्रक्रिया हो रही है। बच्चों, इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि एक सूक्ष्म थैली जैसी रचना का निर्माण होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यह जो थैली जैसी रचना है इसे क्या कहते हैं, बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम।
और इस थैली जैसी रचना में छोटी छोटी सूक्ष्म रचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिसे बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। आप फिर से एक बार देख लें कि यह जो गोल थैली जैसी रचना है इसे बीजाणुधानी कहते हैं और इसके अंदर जो छोटी छोटी सूक्ष्म रचनाएं हैं उन्हें बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। यह जो डंडे जैसी रचना है इसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और यह जो नीचे जाल जैसी रचना आप देख पा रहे हैं इसे कवक जाल कहते हैं। तो आपने सारे स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। अब जानेंगे कि एक्चुअली राइजोपस में अलैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। दरअसल यह जो सूक्ष्म थैली जैसी रचना है जिसे बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके ऊपर एक प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे कि वातावरण में अगर नमी की कमी हो जाए यानी सूखा हो, उच्च तापमान हो, उच्च अम्लीयता या उच्च क्षारीयता हो, तो ऐसे प्रतिकूल हालात में यह जो बीजाणुधानी है इसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक लेयर उभर आती है और इसके अंदर स्पोर्स यानी बीजाणु सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब यह जो सुरक्षात्मक लेयर है यह फट जाती है और अंदर जो स्पोर्स मौजूद थे वह सारे वातावरण में रिलीज हो जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अनुकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी के ऊपर की लेयर फट गई है और अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट थे वह सारे वातावरण में रिलीज हो गए हैं और यह जो बीजाणु वातावरण में रिलीज हुए हैं अनुकूल जगह मिलने पर यह अंकुरित होते हैं, इनमें वृद्धि होती है और यह जब पूर्णतः मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें जनन की क्षमता आ जाती है। फिर इनमें जनन की प्रक्रिया होती है और इसी तरह से चक्र चलता रहता है और नए जीव की उत्पत्ति होती रहती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अलैंगिक जनन की स्टडी समाप्त कर ली है। इसमें हमने अलैंगिक जनन की 4 विधियों के बारे में जाना। पहला विखंडन यानी फिशन, इसके अंतर्गत हमने 2 विधियों के बारे में स्टडी किया, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में हमने क्या स्टडी किया कि किसी भी जीव का शरीर खंडित होकर 2 बराबर भागों में बंट जाती है, उसे हमने द्विखंडन कहा यानी बाइनरी फिशन। और हमने एग्जाम्पल में अमीबा का एग्जाम्पल भी देखा कि किस तरह से अमीबा में बाइनरी फिशन की प्रोसेस हो रही है। इसके अंतर्गत दूसरा हमने देखा बहुखंडन यानी मल्टीपल फिशन। बहुखंडन में हमने देखा कि अमीबा में किस प्रकार से बहुखंडन की क्रिया हो रही है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा के शरीर के चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है और उसमें बहुत सारी संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है और जब संतति केंद्रक का निर्माण होता है तो उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म का भी निर्माण होता है। इस तरह से एक सिस्ट के अंदर बहुत सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो यह सिस्ट फट जाता है और सारी संतति कोशिकाएं बाहर निकल आती हैं। यह ग्रो करती है, मैच्योर होती है और फिर नए जीव का जन्म होता है। और इसके बाद हमने दूसरी विधि यानी मुकुलन, जिसे बडिंग भी कहते हैं, उसके बारे में जाना। मुकुलन में हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में भी मुकुलन की प्रक्रिया हो रही है और बहुकोशिकीय जीवों में भी मुकुलन की प्रक्रिया हो रही है। एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से इष्ट में मुकुलन की प्रक्रिया हो रही है और वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि बहुकोशिकीय जीव यानी हाइड्रा में किस प्रकार से मुकुलन की प्रक्रिया हो रही है। और दोनों में कॉमन सी बात थी कि जीव के शरीर से एक प्रवर्ध या उभार निकलता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं और फिर यह पेरेंट बॉडी से विलग होते हैं तो स्वतंत्र रूप से यह जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि यह अपने आप में परिपूर्ण होते हैं इसलिए यह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने मुकुलन के अंतर्गत जान लिया। उसके बाद तीसरी विधि के बारे में हमने जाना, पुनर्जनन या अपखंडन के बारे में। ये तो और भी सिंपल है, हमने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल देखा है ना। पुनर्जनन में क्या होता है, कोई जीव किसी भी प्रकार से अगर खंडित हो जाए वह जितने भागों में बंटता है खंडित होकर उतने नए जीव का निर्माण होता है।
है ना सिंपल। उसके बाद हमने चौथी विधि जानी बीजाणु जनन, जिसे स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने जाना कि जब ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, फंगस लगे हुए ब्रेड को जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें हमें यह जो रचना स्क्रीन पर दिख रही है वैसा दिखाई दिया। इस रचना में हमने जाना कि जो बॉल जैसी रचना है उसे क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। और बीजाणुधानियों में छोटी छोटी सूक्ष्म रचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिन्हें स्पोर्स या बीजाणु कहते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसी बीजाणुधानी के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक लेयर उभर कर आती है। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब हो गया कि वातावरण में उच्च तापमान हो, नमी की कमी हो या उच्च अम्लीयता या उच्च क्षारीयता मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति को प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। ऐसे समय में यह जो सुरक्षात्मक लेयर है बीजाणुधानी के ऊपर, इसके अंदर स्पोर्स यानी बीजाणु सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो यह सुरक्षात्मक लेयर जो बीजाणुधानी के ऊपर है वह फट जाती है और सारे बीजाणु रिलीज हो जाते हैं। और जब इन बीजाणुओं को यानी स्पोर्स को अनुकूल जगह मिलती है तो यह अंकुरित हो जाते हैं, इनमें वृद्धि होती है। जब यह परिपक्व होते हैं तो इनमें जनन की क्षमता होती है और नए जीव का निर्माण होता है। इस तरह से हमने अलैंगिक जनन की चारों विधियों के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका आपको आसान लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है, तो चलो वीडियो को लाइक करो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।